अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि ये बात और भी कई लोगों के पास तक पहुंचे। कमेंट्स करके ज़रूर हमें बताइए कि ये बात आपको कैसी लग रही है। तो दोस्तों, हमने अभी तक आपको शिक्षा अधिकार कानून जो है, जो बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, उसके कई पहलुओं पर बात कर रहे हैं। अब हम आपको आज ये बताने वाले हैं कि ये कानून है, तो कानून में चीज़ें निर्धारित होती हैं, उनकी परिभाषाएं होती हैं। तो एक स्कूल की परिभाषा क्या, इस कानून ने एक स्कूल किसे माना है कि जब कौन कौन सी चीज़ें उसके पास होंगी तो उसे स्कूल कहा जाएगा। तो ये इसको लेके विवरण जो है इस कानून के आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है कि एक स्कूल के क्या मापदंड हैं। इसके लिए समय निर्धारित था कि 3 साल के अंदर ये जो मापदंड हैं इनकी पूर्ति करना होगा और एक स्कूल को स्कूल की तरह बनाना होगा। तो स्कूल के लिए सबसे जो जरूरी बात है, पहली बात तो ये है कि एक भवन होगा जो 12 मासी होगा, मतलब गर्मी बरसात ठंड में भी वहाँ बच्चे बैठ के पढ़ सकें, उस तरह का अनुकूल व्यवस्था वाला एक भवन होना अनिवार्य है। और उस भवन के अंदर प्रत्येक कक्षा के मान से एक कमरा होना चाहिए। जितने शिक्षक हैं उन शिक्षकों के हिसाब से एक एक कमरा वहाँ पे होना अनिवार्य रूप से चाहिए। वहाँ पे पेयजल की व्यवस्था होना चाहिए, जो स्वच्छ पेयजल हो बच्चों के लिए पीने के लिए। खेल का मैदान होना चाहिए, बाउंड्री वॉल होना चाहिए। स्कूल की बाउंड्री वॉल हो या फेंसिंग होना चाहिए। शौचालय होना चाहिए, लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग से। स्कूल के अंदर सीखने सिखाने की सामग्री होना चाहिए, खेल की सामग्री होना चाहिए, पुस्तकालय होना चाहिए। और यदि वो मिडिल स्कूल है तो मिडिल स्कूल में विषयवार शिक्षक होना अनिवार्य है और उसके लिए न्यूनतम इतने शिक्षकों की आवश्यकता है जो सूची में दिया गया है। मैं आपको सूची भी अभी लगा दे रहा हूँ कि वो कौन कौन सी सूची हो। जैसे विज्ञान और गणित के लिए एक शिक्षक, सामाजिक विज्ञान के लिए दूसरा शिक्षक, भाषा के लिए तीसरा शिक्षक, आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एवं फिजिकल एजुकेशन के लिए एक शिक्षक होना चाहिए। यदि वहाँ पे बच्चों की संख्या 100 से अधिक है तो शिक्षकों के अलावा एक प्रधान अध्यापक होना अनिवार्य है। तो ये मापदंड निर्धारित किए गए हैं। अब आपको अपने आसपास के स्कूल में जाना चाहिए, देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या ये सारी व्यवस्थाएं हैं या नहीं हैं। यदि नहीं है तो वहाँ पे जो शाला प्रबंधन समिति है, मैं अभी एक एपिसोड पूरा शाला प्रबंधन समिति के ऊपर भी बनाऊंगा, उस शाला प्रबंधन समिति से बात करना चाहिए और शाला प्रबंधन समिति की मदद करना चाहिए और शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से वहाँ पे शिक्षकों की और ये रेगुलर शिक्षकों की मांग करना चाहिए। जो शिक्षक और बच्चों का जो अनुपात है, और वो उसमें इस प्रकार से कानून कहता है कि मिनिमम 2 शिक्षकों का होना अनिवार्य है और स्ट्रेंथ जो है, बच्चों की संख्या है, उसके हिसाब से 60 बच्चों तक 2 शिक्षक चाहिए और 61 से लेके 90 तक तीसरा शिक्षक होना चाहिए। 91 से लेके 120 तक 4 शिक्षक होना चाहिए। 121 से लेकर 150 तक 5 शिक्षक होना चाहिए और 200 से अधिक छात्र होने पर शिक्षक छात्र का अनुपात 35:1 होना चाहिए। माने कि 35 बच्चों पर एक शिक्षक का होना जरूरी है। और ये जो कानून में ये बातें लिखी हैं, इनकी पूर्ति के लिए सभी स्कूलों को 3 वर्ष का समय दिया गया था, जो कि पूरा हो चुका है। यदि कहीं नहीं है शिक्षक तो ये मान के चलिए कि आप उस कानून का उल्लंघन हो रहा है।
हमारे पड़ोस के स्कूल में जहाँ हमारे बच्चे जाते हैं वहाँ जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो स्कूल इन मापदंडों की पूर्ति करता है कि नहीं करता है। और यदि वहाँ पे इन मापदंडों की पूर्ति नहीं हो रही है तो जैसा मैंने बताया कि शाला प्रबंधन समिति है, वहाँ पर शाला प्रबंधन समिति से बात करके और वहाँ पे ये जो मापदंड है इसकी पूर्ति के लिए बात करके और इस पर जो भी आवश्यक कदम है वो उठाना चाहिए वहाँ पे। और सबसे पहला कदम तो यही है कि शाला प्रबंधन समिति के साथ बात करें, शाला प्रबंधन समिति की मदद करें और शाला प्रबंधन समिति देखे कि ये जो मापदंड हैं इनकी पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। और यदि नहीं हो रही तो शाला प्रबंधन समिति जो वरिष्ठ कार्यालय है उसको पत्र लिखे और अपने मापदंडों की पूर्ति के लिए आवाज़ उठाए, ताकि ये कानून भी है। और लगातार अगर आप मांग कर रहे हैं और आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो निश्चित तौर से हमें न्यायालय की शरण भी जाना चाहिए और न्यायालय में जाके और हमें अर्जी लगाना चाहिए। तो पूर्ति है, इसकी पूर्ति होगी।